गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हाल चाल है, कैसे हो सारे बच्चों, क्या हाल चाल है तुम्हारे और कैसा चल रहा है तुम्हारा ये चैप्टर। आज होपफुली हम इस चैप्टर के आखिरी लेक्चर में हैं, तो एक चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर के हम आखिरी लेक्चर में हैं। 12th वाले बच्चों के लिए एक चैप्टर कम होने वाला है अब उनके सिलेबस में। कम होने का मतलब खत्म होने वाला है। तो आज हम लोग इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं, जो नीट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो फटाफट यार सारे बच्चे जुड़ जाओ, जल्दी से टाइम पे आया करो, टाइम से क्लास लिया करो, टाइम से सवाल लगाया करो। सिलेक्शन होने में एक डिसिप्लिन नाम का फैक्टर है, उसका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है, राइट। तो जो जो बच्चे आ गए फटाफट एक थम्स अप दे दो यार, पीने वाला नहीं, हाथ वाला, कि ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है। तो हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहले पिछले लेक्चर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो होमवर्क में दिए थे। होपफुली तुमने क्वेश्चन लगाए होंगे तो क्वेश्चन के डाउट होंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ रहे थे, तो मैं एक जल्दी से छोटा सा रिवीजन दे देता हूं, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक रिवीजन काम का है। आज हम लोग क्या सीखेंगे इस लेक्चर में? इस लेक्चर में आज हम लोग सीखेंगे कि भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एबनॉर्मेलिटीज कैसे आती है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हुआ करती थी? क्या थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती थी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। उनको पार्टिकल के नाम, रंग, धर्म, भेद इनसे कोई मतलब नहीं है, पूरी तरह से सेकुलर प्रॉपर्टीज है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ संख्या से मतलब है, जो ज्यादा है उसका बोलबाला है, पूरी तरह से डेमोक्रेटिक होती है। तो चार थी भैया, इसमें कौन कौन सी थी भैया? पहली थी RLVP, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि जब हम एक नॉन वोलाटाइल सल्यूट को मिलाते हैं, कैसा सल्यूट मिलाते हैं? नॉन वोलाटाइल, अवाष्पशील सल्यूट, एक ऐसा सल्यूट जिसका इवेपोरेशन नहीं हो पाता है। बताओ, एक ही काम था वो भी नहीं कर पा रहा है ये। तो अगर एक नॉन वोलाटाइल सल्यूट को मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर घट जाता है, क्योंकि उसे सरफेस एरिया कम मिलता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो वेपर प्रेशर की रिलेटिव लोवरिंग होती है प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर माइनस सोल्यूशन का प्रेशर डिवाइडेड बाय प्योर का। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का मतलब सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का क्या मतलब है? कि फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट हुआ क्या करता था? फ्रीजिंग पॉइंट हमारा वो टेम्परेचर है जिसपे वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का है वो सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो। तो ये ध्यान रखना, फ्रीजिंग पॉइंट क्योंकि घट रहा है और हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, चेंज की बात करें, तो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सोल्यूशन। यहां पे प्योर माइनस सोल्यूशन है, यहां पे सोल्यूशन माइनस प्योर है, तो इन दोनों अंतर का थोड़ा ध्यान रखना। फ्रीजिंग पॉइंट में यह भी जरूर ध्यान रखना कि क्वेश्चन तुमसे फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन पूछ रहा है या एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है। साइन का अंतर आ जाएगा ना, चिन्ह का अंतर आ जाएगा। और लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ओपी, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको किससे दिखाते हैं? पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब है बाहर से हमें कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा, कितना दबाव लगाना पड़ेगा कि हम सॉल्वेंट का जो एसपीएम के थ्रू मूवमेंट है उसको रोक सके। मूवमेंट होती क्यों है? क्योंकि सॉल्वेंट और सोल्यूशन साइड का वेपर प्रेशर अलग अलग होता है। मूवमेंट किसकी होती है? सॉल्वेंट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि मूव बच्चे हमारा सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट करेगा, सल्यूट नहीं करेगा। सल्यूट नॉन वोलाटाइल है, यानी ना ही वो गैसियस फेज में जाएगा, ना ही उसका इवेपोरेशन होगा, ना ही उसकी फ्रीजिंग होगी और ना ही उसका मूवमेंट होगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक लाइन ये भी बोल सकता हूं, काम की लाइन है, कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्वेंट की है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्वेंट की है, लेकिन सल्यूट की वजह से। सल्यूट रीजन है, सॉल्वेंट उसका इफेक्ट है, आउटपुट है। क्लियर है सबको? चलो, तो इसका फॉर्मूला आया था मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इसका आया था Kb इंटू मोलैलिटी। Kb क्या था? इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। Kf था क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। Kb Kf दोनों की वैल्यू डिपेंड किया करती थी सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के नेचर पे। और ऑस्मोटिक प्रेशर आया था CRT, जहां पे C है मोलैरिटी यानी कि कॉन्सेंट्रेशन, और इसमें गैस कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन लिखी जाती है। यानी कि यहां पे एक और काम की बात, स्पेशली बोर्ड लेवल के लिए,
यहां पे ये तुम्हें ध्यान रखना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जब भी लिखा जाएगा हमेशा एटमॉस्फेरिक या बार की यूनिट में आएगा, एटमॉस्फेरिक या बार की यूनिट में, क्योंकि दोनों लगभग बराबर होते हैं, दोनों लगभग बराबर होते हैं। चलो, होमवर्क का पहला क्वेश्चन थोड़ा ताजा क्वेश्चन है, रिसेंटली नीट एग्जाम में आया था। फ्रीजिंग, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन वाला, तो इसका आंसर सी आ गया था, कर चुके हैं ना ये क्वेश्चन, समझ में आया था सबको। इसमें फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन था, एलिवेशन था, दोनों का डेल्टा टी बी इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी, के एफ मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी। Solution contains non-volatile solute of molecular mass M2. Which of the following can be used to calculate the molecular mass of solute in terms of osmotic pressure? तो इस क्वेश्चन में देखो हमें कुछ नहीं करना है, करना तो है, मतलब ऐसा भी नहीं बिल्कुल कुछ नहीं करना, लेकिन हाँ इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ फॉर्मूले को अपने थोड़ा सा चेंज करना है। पाई है, वी है, मास ऑफ सल्यूट है, मोलर मास ऑफ सल्यूट है, तो रिलेशन निकालना है, तो पाई इज इक्वल टू होता है सी आर टी। सी को लिख सकते हैं मोल ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सल्यूट आर टी। मोल को लिख सकते हैं मास ऑफ सल्यूट छोटा वाला M2, मोलर मास ऑफ सल्यूट बड़ा वाला M2 वी आर टी। तो यहां से जरा M2 का एक्सप्रेशन निकाल लो, सब में यही तो पूछा बड़े वाला M2 किसके बराबर होगा, तो थोड़ा सा दायां बायां कर लो, आसान सा। पाई टू इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू छोटा वाला M2 आर टी, इसको डिवाइड कर देंगे पाई और वी से। तो जरा देखिए कहां पे आ रहा है, आर टी ऊपर आना चाहिए, वी नीचे आना चाहिए, पाई नीचे आना चाहिए, M2 ऊपर आना चाहिए। ऑप्शन बी से मेल खा रहा है, ऑप्शन बी से मेल खा गया, तो ऑप्शन बी हो गया भैया हमारा आंसर। क्लियर सबको? प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर का शुद्धिकरण कैसे करते हैं, या दूसरे शब्दों में बोले तो सी वाटर का डीमिनरलाइजेशन कैसे करते हैं। डिस्टिल्ड वाटर या प्योर वाटर का मतलब जिसमें कोई भी मिनरल, कोई भी सल्यूट पार्टिकल ना हो। प्योर वाटर का ही दूसरा नाम होता है डिस्टिल्ड वाटर। क्या नाम होता है? डिस्टिल्ड वाटर, यानी उसमें कोई भी मिनरल नहीं। और मिनरल को कैसे हटा सकते हैं? बाय यूजिंग द रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस में? प्रेशर बढ़ाते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा देते हैं, तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन से जाने लगता है प्योर साइड में, अपने आप प्यूरिफाई होने लगता है। इसी को तो बोलते हैं आरओ। जो आरओ वाटर प्यूरिफिकेशन मेथड है वो यही होता है। आरओ इज बेसिकली डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस, की वाटर के अंदर जो भी सॉल्यूट हैं, जो भी मिनरल्स हैं, वो अपने आप सेपरेट हो जाएंगे, अपने आप सेपरेट हो जाएंगे अगर हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया। क्लियर सबको? चलो, फ्रॉम द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन which one is the best method for the determination of molecular mass? ये मैंने तुम्हें बताया था सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन है, पॉलीमर है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। ये एनसीईआरटी में एक लाइन भी लिखी हुई है, और ये क्वेश्चन पहले बहुत बार एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सब टेम्परेचर सेंसिटिव है। अब बोर्ड में आएगा तो सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर लिखने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें पूरी लैंग्वेज भी लिखनी पड़ेगी कि ये टेम्परेचर सेंसिटिव है। इसका मतलब अगर हम बॉइलिंग या फ्रीजिंग वाला काम करेंगे तो ये अपने आप डिकम्पोज कर जाएंगे। डिकम्पोज कर गए तो मॉलिक्यूल ही टूट गया। जब मॉलिक्यूल ही टूट गया तो फिर उसके मोलर मास का मतलब क्या रहा? वेपर प्रेशर वाले में एरर ज्यादा आ जाती है, इसलिए बेस्ट कौन सी मानी जाती है? ऑस्मोटिक प्रेशर। बेस्ट प्रॉपर्टी कौन सी मानते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। सबको समझ में आ गया? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये भी ऐसा मिलता जुलता हमने क्वेश्चन किया है कि 5% सोल्यूशन है, कैन नहीं, केन। केन वही जो हमारे घरों वाली शुगर होती है, केन शुगर का 5% सोल्यूशन है। आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है? जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो। 1% सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स के साथ उसका मोलर मास बताना है। जब भी आइसोटोनिक आए सबसे पहले कंडीशन बच्चों क्या बोलते हैं कि पाई 1 बराबर है पाई 2 के। आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर आइसोटोन है तो इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, बराबर है। ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या लिख सकते हैं? CRT। कौन सा है? केन शुगर बराबर होगा CRT
हमारा मॉलिक्यूल एक्स, हमारा मॉलिक्यूल एक्स, प्रोफेसर एक्स। अब क्योंकि और कोई बात नहीं बोली गई तो ये मान लेंगे गैस कांस्टेंट तो सेम था ही, टेम्परेचर भी सेम है। यानी कि अगर आइसोटोनिक है सेम टेम्परेचर पे, आइसोटोनिक है सेम टेम्परेचर पे, तो कॉन्सेंट्रेशन बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्सेंट्रेशन बराबर होना चाहिए। अब चलो, परसेंट मतलब क्या है? 5 ग्राम इन 100 ग्राम। 1% का मतलब क्या है? 1 ग्राम इन 100 ग्राम। अब हमें पता है कि भाई कंसंट्रेशन यहां पे मोलैरिटी है, मोलैरिटी के लिए चाहिए मोल पर लीटर, यानी वॉल्यूम चाहिए लीटर में, और वॉल्यूम यहां पे है नहीं और डेंसिटी भी नहीं है। तो ऐसे केस में अगर कभी हमें सोल्यूशन की वॉल्यूम नहीं दी है, वाटर के सोल्यूशन है और वाटर की यूजुअल डेंसिटी 1 के बहुत पास होती है, तो अगर वॉल्यूम निकालने का तरीका ना दिया जाए, डेंसिटी को लगभग 1 मान लो और मास और वॉल्यूम को बराबर कर दो, मास और वॉल्यूम को बराबर कर लो। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं C1 कितना है। C1 यानी कि मोल, तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, वॉल्यूम इन ml, तो वॉल्यूम है 100,000 से। ऐसे C2 कितना है? C2 यानी X का कंसंट्रेशन, तो X का मास है 1, मोलर मास M मान लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml, तो 1000 से मल्टीप्लाई। तो यहां पे हमने एक और काम किया कि जो हमें कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज में गिवन था, उस परसेंटेज वाले कॉन्सेंट्रेशन को हमने मोलैरिटी में बदल दिया, उस परसेंटेज वाले कॉन्सेंट्रेशन को हमने मोलैरिटी में बदल दिया। भाई कितना आसान हो गया काम। तो चलो देखें क्या आ गया। 5 डिवाइडेड बाय 342, 100, 1000, 1 डिवाइडेड बाय मोलर मास 100, 1000, 1000 से 1000 गया, 100 से 100 गया, मोलर मास आ गया 342/5। अगर इसको लगभग 350 मान लें तो ये लगभग 70 आएगा। अब 350 से छोटा है 342, 350 से 342 छोटा है, तो जो हमारा एक्चुअल आंसर है वो भी 70 से छोटा होगा। 70 से थोड़ा सा छोटा कौन सा आंसर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नीट लेवल के क्वेश्चन में बच्चों ज्यादातर समय तुम ये देखोगे कि हम बिना पूरा सॉल्व किए भी एग्जैक्ट आंसर निकाल पाएंगे। तो ये हो गया हमारा ये छोटा सा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मान सकते हो, इस लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं नीट एग्जाम में, आगे भी आने के चांसेस हैं। इस साल भले हलवा आया था फिजिकल केमिस्ट्री में, बट ऐसा मतलब नहीं कि अगले साल भी हलवा आएगा। क्लियर सबको? देखो, रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एट 273 केल्विन वन 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम तीनों को डिसॉल्व किया गया सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर में, सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर में। या तो तुम पूरा एक्सप्रेशन बनाओ, वरना देखो पाई इज इक्वल टू क्या होता है? CRT। जैसे पीछे क्या था, सी को क्या लिख सकते हैं? मोल बाय वॉल्यूम RT। मोल को क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ सल्यूट, वॉल्यूम MRT। M क्या है? मोलर मास। बड़ा वाला M क्या है? मोलर मास। अब ये सबके लिए सेम है। अगर ये अलग अलग होता तो मैं इसको भी ले लेता, बट मास सबके लिए सेम है, 10 ग्राम। वॉल्यूम सबकी सेम है, 250 ml। टेम्परेचर की बात नहीं की गई तो टेम्परेचर भी सेम है। तो अगर ये सारी चीजें सेम है बच्चों, तब तो हम ये लिख सकते हैं ना कि जो पाई है वो मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जो पाई है वो मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? कितना अच्छा खाद होता है, NH2CO NH2। और सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? 12 कार्बन 22 हाइड्रोजन 11 ऑक्सीजन। तो इसका मोलर मास निकालोगे तो आएगा 342। अब मुझे कैसे याद है? क्योंकि मैंने इतनी बार निकाला है मोलर मास की याद हो गया। तो मोलर मास के इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। मोलर मास के इनवर्सली मतलब जिसका मोलर मास जितना कम, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज्यादा।
और जिसका मोलर मास ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम। तो सबसे ज्यादा आएगा यूरिया का, यूरिया के बाद आएगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज के बाद एंड में मिलेगा सुक्रोज। अरे वाह, आंसर हमें आगरा में ही मिल गया, आंसर हमें आगरा में ही मिल गया। तो समझो यहां पे देखो, अभी जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम सारी बातें कर रहे हैं, सारी बातें लिख रहे हैं, बट आगे के लिए तुम क्या याद रखो, क्योंकि इससे कई सारी छोटे मोटे चीजें समझ में भी आ जाएंगी, कि कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोई सी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो सल्यूट के मोल पे डायरेक्टली डिपेंड करती है, सल्यूट के मोल पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। आगे चल के क्योंकि तुम पढ़ोगे वेंट ऑफ फैक्टर भी आ जाएगा, और मोल होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो अगर मास सेम है, अगर मास सेम है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास के इनवर्सली डिपेंड कर जाती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास से इनवर्सली रिलेशन रखती है। इस बात को हम आगे बहुत सारी जगह यूज कर सकते हैं, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो मेन प्रैक्टिकल यूज है, लैब में क्या काम है, इनको पढ़ते क्यों है, इनको समझते क्यों है, क्योंकि लैब में इनकी मदद से मोलर मास निकाले जाते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल के जो अननोन है, और मोलर मास से हम इंपेरिकल फॉर्मूले की मदद से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं। तो इसके लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो मेन प्रैक्टिकल यूज है वो मोलर मास है, और अगर मेन यूज ये तो क्वेश्चन भी ज्यादातर मोलर मास वाले बन जाते हैं। तो वहां पे काम आएगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये बात भी समझ लो, मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये बात अपने आप याद रहेगी, मोल मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन तब जब मास क्या है, मास सेम है, मास सेम है। सबको क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूट किसके बराबर होती है? तो राउल्ट लॉ से जब हम आरएलवीपी करते हैं तो ये बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। यही तो फॉर्मूला है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आंसर हमें आगरा में ही मिल गया। गलत गलत गलत, बराबर पूछा है, प्रोपोर्शनल कहता तो ये वाला भी सही होता, प्रोपोर्शनल में ये भी सही है, लेकिन बराबर, एग्जैक्टली बराबर तो भाई मोल फ्रैक्शन क्या आती है, एग्जैक्टली बराबर तो मोल फ्रैक्शन क्या आती है। क्लियर है सबको? चलो 0.1 ml सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, 0.1 यूरिया एसपीएम के साइड बाय साइड रख दिए गए। क्या करेक्ट होगा, क्या करेक्ट होगा कहना। देखो चित्र बनाते हैं। सबसे पहला काम, एक छोटा सा सुंदर सा डायग्राम। इधर रखा 0.1 m ग्लूकोज और दूसरी तरफ रखा 0.1 m यूरिया। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई इज इक्वल टू CRT। सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। अगर सब कुछ सेम है इसका मतलब कह सकते हैं कि दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक है। दोनों सॉल्यूशन क्या है? आइसोटोनिक। और मूवमेंट हमने समझी थी, मूवमेंट हमेशा होती है एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ। मूवमेंट होती है कम ऑस्मोटिक प्रेशर वाले सॉल्यूशन से, कम ऑस्मोटिक प्रेशर वाले सॉल्यूशन से ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर वाले सॉल्यूशन की तरफ। और एक और बात बहुत का, अगर मान लो ऑस्मोटिक प्रेशर अलग अलग भी होता तो भी मूवमेंट कभी भी सल्यूट की तो हो ही नहीं सकती है। मूवमेंट कभी भी सल्यूट की नहीं होगी। ऐसे बहुत क्वेश्चन तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए बनाए जा सकते हैं। मूवमेंट अगर होती भी है तो किसकी होती? वाटर की होती। अगर मान लो यूरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता तो वाटर जो है वो यूरिया की साइड से ग्लूकोज की साइड जाता। अगर यूरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता, यूरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता, देखो उल्टा लिख दिया शायद हमने, सॉरी ये उल्टा लिख दिया। मूवमेंट होती है ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर वाले से, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा उसका वेपर प्रेशर कम। नहीं ठीक तो लिखा था क्या तुम लोग? ठीक है, तो अगर यूरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता तो मूवमेंट किधर होती? यूरिया की साइड से ग्लूकोज की साइड, यूरिया की साइड से ग्लूकोज की साइड। वो सही लिखा था, वो मेरे दिमाग में वेपर प्रेशर आने लगा। ऐसे कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो मूवमेंट कहां होगी? अभी तो वाटर की मूवमेंट दोनों में से किसी भी साइड नहीं होगी। अभी तो वाटर की मूवमेंट
दोनों में से किसी भी साइड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि दोनों साइड का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। बट ये ध्यान रखना कि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर अलग भी है तो भी मूवमेंट सॉल्वेंट की हो सकती है, सल्यूट की तो तब भी नहीं होती। सल्यूट की मूवमेंट कभी नहीं होगी। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? तो बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना कॉलिगेटिव। वेपर प्रेशर नहीं है, वेपर प्रेशर का घटना कॉलिगेटिव नेचर का, ना कि खुद वेपर प्रेशर। फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनमें से कौन सी है? ऑस्मोटिक प्रेशर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ब्लड सेल अपना शेप किसमें बना के रखते हैं? तो ये मैंने तुम्हें सिखाया था ना कि अगर ऑस्मोसिस की प्रोसेस अंदर की डायरेक्शन में हो, एंडो ऑस्मोसिस, तो जो सेल्स हैं उनका साइज बढ़ जाएगा, स्वेल कर जाएंगी। अगर ऑस्मोसिस बाहर की तरफ हो, सॉल्वेंट बाहर जाए, तो सेल के अंदर पानी कम होगा तो वो श्रिंक कर जाएंगी। लेकिन अगर ऑस्मोसिस हो ही ना तो वो अपने शेप को मेंटेन करेंगी। तो शेप मेंटेन तब होगा जब ऑस्मोसिस ना हो। तो ऐसे भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं कि इस चीज को इस सॉल्यूशन में डाला गया, ये स्वेल करेगी, श्रिंक करेगी, क्या होगा? उसके लिए भी तुम ऑस्मोसिस की डायरेक्शन देखोगे। तो ब्लड सेल तभी अपना शेप मेंटेन कर पाएंगी जब उनको हम एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे। किसमें रखेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। इसीलिए जब इंजेक्शन लगाते हैं तो एक प्रेशर का भी ध्यान रखते हैं कि हम कितने कॉन्सेंट्रेशन का इंजेक्शन दे सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो जाए और सेल्स स्वेल कर जाएं या श्रिंक कर जाएं। राम जी राम। प्रमोद कैसे हो? क्या हालचाल है? अब बच्चों हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने आज के कार्यक्रम को। आज का कार्यक्रम कहा जा सकता है वेरी 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 काम का कार्यक्रम। लो, काम का कार्यक्रम ही मिट गया। चलो दोबारा से। बोर्ड भी चाहता नहीं कि हम वेरी वेरी लिखें, बोर्ड चाहता है कि हम सब चीजों को इक्वल इंपॉर्टेंस दें। तो ये हमारा है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कैसी चल रही पढ़ाई प्रमोद? मान लो मेरे पास एक सॉल्वेंट है। मान लिया मेरे पास एक सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्वेंट तो है भाई। बोर्ड में बच्चों कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ठीक है, मेरे पास क्या है? एक सॉल्वेंट है। अब सोचो जरा, इस सॉल्वेंट में अगर मैंने एक सल्यूट मिलाया, इस सॉल्वेंट में बच्चों मैंने एक सल्यूट मिलाया और कह देता हूं कि मैंने उस सल्यूट के सपोज 10 मॉलिक्यूल मिलाए। कौन सा सल्यूट मिलाया ये मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन मैंने इस सल्यूट के 10 मॉलिक्यूल को मिलाया। तो क्या होने वाला है? क्या होने वाला है कि 10 मॉलिक्यूल कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देंगे और जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मिलेगी, क्या मैं कह सकता हूं वो 10 के अकॉर्डिंगली मिलेगी? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मिलेगी, आरएलवीपी हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी 10 पे, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल थे। इसको हम बोल देते हैं अपना एक्सपेक्टेड, या जो बात हम कैलकुलेट करेंगे राउल्ट लॉ, बाकी लॉ की मदद से, तो इसको बोल देते हैं कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सीपी। अब अगर मैं तुम्हारे ये राज खोल दूं, ये राज तुम्हारे सामने खोल दूं कि भाई जो मेरा सल्यूट था वो सल्यूट मैग्नीशियम क्लोराइड था, वो सल्यूट एक इलेक्ट्रोलाइट था। ये बात मैंने तुम्हें बताई नहीं, मान लो। तो हम तो अभी तक मान के ले रहे कि भाई 10 पार्टिकल हैं और 10 पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, हम तो यही मान के चल लेते। लेकिन MgCl2 तो एक बहुत तगड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट है जो पानी में जाते ही कैटायन और एनायन में टूट जाएगा इस तरह से। और अगर इसके 10 पार्टिकल लिए तो 10 के 10 टूट जाएंगे, 10 कैटायन मिल जाएंगे और 20 एनायन मिल जाएंगे। तो सॉल्यूशन में हम उम्मीद कर रहे थे कि भाई 10 पार्टिकल है, बट सॉल्यूशन में एक्चुअल में 30 पार्टिकल है। यानी अगर मैं यहां पे थर्मोमीटर लगा के बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट या प्रेशर गेज लगा के प्रेशर को मेजर करूं, तो जो मुझे दिखेगा एक्चुअल सिनेरियो
वो 30 के अकॉर्डिंग दिखेगा। किसके अकॉर्डिंग दिखेगा? 30 के अकॉर्डिंग। यानी कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे इसी सॉल्यूशन में, हमने तो 10 मिलाया तो हमने 10 सोचा, जितना मिलाया उसकी उम्मीद की। नॉर्मल से इंसान है, जितना मिलाया उसकी उम्मीद की कि भाई 10 पार्टिकल थे तो 10 के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए थी। लेकिन जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा? वो 30 पे डिपेंड करता है वो मिलेगा। तो हम ये भी कह पाएंगे अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड है और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर डिवाइड कर दें तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन इक्वल टू का बन जाता है 3 आ जाएगा, या फिर ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का 3 टाइम्स मिलेंगी। यानी सपोज मैं 10 पार्टिकल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके सोच रहा था कि बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन है मान लो वो 1 डिग्री सेल्सियस का आ रहा है, तो एक्चुअल में वो 3 डिग्री सेल्सियस का आएगा। अगर मैं सोच रहा हूं फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन मान लो 2 डिग्री सेल्सियस का आने वाला था, तो अब वो इस सल्यूट के केस में 6 डिग्री सेल्सियस का आएगा। अगर वेपर प्रेशर में रिलेटिव लोवरिंग मान लो 0.01 की थी, तो अब एक्चुअल में वो 0.03 की होगी। यानी जो भी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करें वो सब 3 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, डेली लाइव स्टडी बस कुछ वजह रहती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है प्रमोद, 3 टाइम्स हो जाएंगी। तो ये अगर हम बात को समझ गए कि यहां पे 3 टाइम्स हो रही। अब अगर फॉर एग्जाम्पल अब अगर मैं ये मान लूं कि मेरे पास जो सल्यूट था वो NaCl था, तो NaCl टूटेगा Na प्लस Cl माइनस। NaCl तो ऐसे ही टूटेगा, यानी यहां पे अगर मैं 10 पार्टिकल मिलाऊंगा तो वो टूट के 10 Na आयन और 10 Cl एनायन यानी टोटल वो 20 दे देगा। तो इस बार 10 मिलाने पे मुझे 20 का इफेक्ट मिलेगा, यानी दुगना इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, इस बार हमें दुगना मिलेगा। ठीक है, अरे कोई बात नहीं, सवाल जवाब चलते रहते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो मैं यहां पे बच्चे मिला दूं Na3PO4, तो वो टूटेगा 3Na प्लस PO4 3 माइनस में। तो यहां पे अगर मैं 10 पार्टिकल मिलाता तो इस बार मुझे 30 कैटायन 10 एनायन यानी कि 4 गुना होके मिलता। तो अलग अलग टाइप के सल्यूट। अब बात आती है कि ये सब बातों का मतलब क्या है। अगर मेरे पास अलग अलग टाइप के सल्यूट हैं, मेरे पास सल्यूट कैसा है? इलेक्ट्रोलाइटिक, चाहे एसिड हो, बेस हो या सॉल्ट हो। अगर 11 में नहीं सीखे थे, इलेक्ट्रोलाइट उनको कहते हैं जो आयन में टूट जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट बच्चों उनको कहते हैं जो अपने अपने आयंस में टूट जाते हैं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, चाहे स्ट्रॉन्ग है चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट आयंस में टूट सकते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन हो सकता है। और कुछ पर्टिकुलर, ये तो वाटर की बात हुई, वाटर में जाने पे इलेक्ट्रोलाइट टूटते हैं। कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रोलाइट हैं जो जाके एसोसिएट हो जाते हैं। एसोसिएट होने का मतलब उनके कई सारे पार्टिकल आके सपोज डाइमर बना लें, ट्राइमर बना लें, पॉलीमर बना लें, कुछ भी बना लें, तो इस केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इन सारे एग्जांपल से तुम्हें अभी तक इतनी बात को समझ लेना है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो या तो बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर चेंज हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। यानी जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम ओरिजिनल अमाउंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अब अलग होकर मिलेगी, और उन्हीं को बोलते हैं एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब ये नहीं कि खराब हो गया, एबनॉर्मल का मतलब है एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में अंतर आ गया, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में अंतर आ गया। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी जो एक्चुअल है, ये वाली एक्चुअल है जो हमें सॉल्यूशन में मिलेगी, वो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी
ये वाली एक्सपेक्टेड है, जो हम ओरिजिनल अमाउंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इससे कुछ बढ़ के या कुछ घट के मिलेगी, तो जितने अमाउंट घट के या जितने अमाउंट बढ़ के मिलती है, उसी अमाउंट को कहा जाता है वेंट ऑफ फैक्टर। तो वेंट ऑफ फैक्टर का मतलब क्या हुआ? वेंट ऑफ फैक्टर हमें बताता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ओरिजिनल वैल्यू से इंक्रीज होके मिली, डिक्रीज होके मिली या नॉर्मल मिल गई। अगर मान लो डिसोसिएशन हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़े, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ के मिलेगी। एक बार तो नीट में डायरेक्टली ये पूछ लिया था, इतना आसान सवाल। अगर एसोसिएशन हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स घटे, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घट के मिलेगी, तो आई की वैल्यू 1 से कम होगी। अगर कुछ नहीं हुआ, यानी अगर हमारा सल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे अभी तक जितने भी सल्यूट देखे थे, अब तुम्हें समझ में आएगा किसी किसी क्वेश्चन में नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्यों लिखा होता है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट है, जैसे शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं एक टाइप के, प्रोटीन्स हो गए, ठीक है, इनको भी हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट मानते हैं। यूरिया हो गया, इस टाइप के सल्यूट अगर हैं तो इनके लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि ना ही ये टूटेंगे ना ही ये बढ़ेंगे। इनका एक पार्टिकल ना ही छोटे छोटे पार्टिकल में टूटेगा, ना ही इनके छोटे छोटे पार्टिकल जुड़ के एक बड़ा पार्टिकल बनाएंगे। इस केस में नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे, इसे बोलते हैं डिसोसिएशन। इस केस में नंबर ऑफ पार्टिकल घटेंगे, इसे बोलते हैं एसोसिएशन। पार्टिकल्स का जुड़ना, पार्टिकल्स का जुड़ना। और जब भी हम आई के बारे में डिस्कस करते हैं तो उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को ही समझने के लिए, अंतर के लिए बोल दिया एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी ये बात क्वेश्चन तुम्हें बताएगा नहीं। क्वेश्चन ने अगर बोला ग्लूकोज है, तो ऑटोमेटिकली तुम मान लोगे कि कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल जैसे अभी तक पढ़ते आए थे वैसे ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन ने बोला NaCl है, तो कहानी बदल गई। क्वेश्चन ने बोला NaCl है, तो कहानी बदल गई। क्वेश्चन ने बोला H2SO4 है एसिड, कहानी बदल गई। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि जो भी बच्चों हमने यहां पे फॉर्मूले लिखे, जो भी यहां पे फॉर्मूले लिखे, उनमें हमेशा हम आई लेके चलेंगे। क्वेश्चन तो नहीं बताएगा, तो उसमें हमेशा हम आई लेके चलेंगे। इसको याद रखना है कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूलों का सेट नंबर 1 है। क्या है? सेट नंबर 1 है कि यहां पे जो भी प्रॉपर्टी है उनमें हमने फॉर्मूले के साइड कैलकुलेटेड, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फॉर्मूले की मदद से क्या निकालेंगे? कैलकुलेटेड। और एक क्वेश्चन बता रहा हूं, इस बात को भी ध्यान रखना। क्योंकि हम यहां पे आई को कंसीडर करके चल रहे हैं, ये बात बताई नहीं जाती बच्चों को और बच्चे ये गलती कर देते हैं। क्योंकि हम यहां पे आई को कंसीडर करके चल रहे हैं, इसका मतलब जो भी हम आई के आगे लिख रहे हैं वो सब फॉर्मूले हैं, वो सब फॉर्मूले हैं। और फॉर्मूले होने का मतलब यहां पे हम जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं वो आई को कंसीडर किए बिना कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी इन फॉर्मूलोज में जब तुम कंसंट्रेशन की बात करोगे, जब तुम सल्यूट की बात करोगे, तो हमेशा ओरिजिनल वाले की बात करोगे जो एसोसिएशन डिसोसिएशन से पहले। यानी मान लो तुम H2SO4 के लिए स्टडी कर रहे हो, तो यहां पे जो भी अमाउंट रखोगे H2SO4 के बारे में रखोगे, क्योंकि H2SO4 के टूटने के बाद जो हो वो आई में आ जाएगा, वो चीज आई में आ जाएगी। यानी H+ या SO4 2- की बात नहीं करोगे, H2SO4 की ही बात करोगे। मान लो फास्फोरस का एक एटम P4 बना रहा है, तो ये केस है एसोसिएशन का। ये किसका केस है? एसोसिएशन का। तो अगर फास्फोरस के एक एटम से P4 बना, एसोसिएशन हुआ। अब अगर तुम सोचो सर मैं यहां पे मोल निकालते टाइम मोलर मास किसका रखूं, P का रखूं या P4 का रखूं? तो मोलर मास किसका रखोगे? P का, एक अकेले एटम का, क्योंकि जो भी P4 का इफेक्ट है वो आई में कंसीडर हो गया। अगर तुमने ये गलती कर दी तो आई को यूज करने के बाद भी गलत कर बैठोगे, आई को यूज करने के बाद भी गलत कर बैठोगे। यहां पे हमने आई किस बेसिस पे लगाया? एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाय कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड हमेशा इनिशियल फेज से सोचा जाता है। जब अभी भी मैंने एग्जाम्पल में सिखाया तो कैलकुलेटेड में क्या सोचा है?
इसको उठा के नीचे ले आते हैं। आओ बेटा तुम नीचे आ जाओ। तो अभी भी जब हमने सीखा कि जितनी भी इनिशियल वैल्यू है वो इनिशियल बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन को कंसीडर किया। प्रमोद बिल्कुल डेफिनेटली। और एक और सरप्राइज भी है, वो क्लास में बताऊंगा, लेकिन एक और तुम्हारे लिए अच्छा सरप्राइज भी है। तुम जितना सोच रहे हो उससे ज्यादा मिलेगा, जो सोच रहे हो उससे ज्यादा मिलेगा, ज्यादा और बढ़िया मिलेगा। ठीक है, चलो अब दो केस समझ लेते हैं। दो केस हो गए, डिसोसिएशन एसोसिएशन, तो दो केस समझते हैं। केस को कैसे समझेंगे? देखो कि जो हम आई को डिफाइन कर रहे हैं वो एक्चुअल में ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय एक्चुअल और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये होता है आई। अब ऑब्जर्व्ड किस पे डिपेंड करेगी? प्रॉपर्टी तो डिपेंड करती है मोल पे, तो ऑब्जर्व्ड डिपेंड करती है टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो ऑब्जर्व्ड का मतलब जो एक्चुअल सिनेरियो है, ऑब्जर्व्ड का मतलब क्या है? जो एक्चुअल सिनेरियो है। एक्चुअल सिनेरियो का मतलब जो बाद का है, डिसोसिएशन एसोसिएशन के बाद का है। कैलकुलेटेड किस पे आता है? कैलकुलेटेड आता है इनिशियल पे। तो कैलकुलेटेड में हम क्या देखते हैं? कितने मोल थे इनिशियली एसोसिएशन या डिसोसिएशन से पहले, एसोसिएशन या डिसोसिएशन से पहले। अभी हमने इसी को यूज करके फॉर्मूला बनाया कि जो ऑब्जर्व्ड है वो आई टाइम्स ऑफ कैलकुलेटेड है। इसी को यूज करके तो फॉर्मूला बनाया कि जो ऑब्जर्व्ड है वो आई टाइम्स ऑफ कैलकुलेटेड है। अब जरा समझना, जिन बच्चों ने 11th बार बार 11 की बात आ जाती 12th में पढ़ाते समय, और जैसा मैं बार बार बोलता हूं, जो भी तुम्हें 11 की चीज की जरूरत पड़ेगी उसको मैं बता के ही आगे चलूंगा। जिन्होंने 11 में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को नहीं समझा या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को नहीं समझा, डिग्री वर्ड का सिंपल मतलब होता है, डिग्री वर्ड का सिंपल मतलब होता है एक में से कितना, एक में से कितना। यानी कि मान लो मैंने किसी इलेक्ट्रोलाइट के n मोल लिए, स्ट्रॉन्ग अगर होगा तो स्ट्रॉन्ग तो पूरा आयोनाइज करता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की खास बात है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो भी होगा वो पूरी तरह से आयोनाइज करेगा, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली आयोनाइज करता है, आंशिक रूप से, पूरी तरह से आयोनाइज नहीं करेगा। तो मान लो अगर x मोल में से या n मोल में से x मोल आयोनाइज कर दिए, तो अल्फा हम ऐसे दिखाएंगे कि अल्फा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, कितना आयोनाइज किया x, कितने में से किया n में से। तो जब हम अल्फा बोलते हैं, जैसे अल्फा बोला 60%, 30%, 40%, तो इसका मतलब जितना भी लिया था उसका इतना पार्ट आयोनाइज कर रहा है, जितना भी लिया था उसका इतना पार्ट आयोनाइज कर रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब अगर n लिया तो n आयोनाइज करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया तो n लिया तो n आयोनाइज करेगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा कितना हो जाता है? 1। तो अल्फा के बारे में इक्विलिब्रियम नाम के चैप्टर में पढ़ा लिखा सीखा जाता है। उस टाइम नहीं अच्छे से सीखा तो अभी अच्छे से समझ लो। अल्फा हमेशा दिखाता क्या है कि एक में से n में से x हुआ तो एक के लिए n से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। n में से x, जैसे 5 में से 3 मोल खत्म हुए, 5 मोल में से 3 मोल खत्म हुए, तो एक से कितना खत्म हुआ? 3/5, 3/5। ठीक है, ओके प्रमोद, थैंक यू, लव यू। तो अगर मान लो बच्चे हमारे पास कि 5 मोल में से 3 मोल खत्म हुए, तो हमारे पास 1 मोल में से कितने खत्म हुए? 3/5, 3/5। 10 में से 4 खत्म हुए, तो एक से कितना खत्म हुआ? 4/10। तो अल्फा हमेशा दिखाता है कि एक में से कितना मोल आयोनाइज होता। तो हमने जितने भी मोल लेके आयोनाइज करवाए उसी मोल से डिवाइड कर देते हैं। अब देखो,
तुम चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो, वरना इस फॉर्मूला आया कैसे वो समझो। मान लेते हैं एक इलेक्ट्रोलाइट है AXBY, जिसको जब हमने पानी में मिलाया बच्चों, किसमें मिलाया? पानी में, तो ये X मोल A कैटायन देगा, Y मोल B कैटायन देगा, ठीक है, Y मोल B कैटायन देगा। हमें सिर्फ नंबर ऑफ आयन से मतलब रहेगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए नंबर से मतलब है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कितना चार्ज है, चार्ज से कोई मतलब नहीं। अगर मैंने शुरुआत में इसके n मोल लिए, ये 0 ये 0, इक्विलिब्रियम आते आते अगर इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा है, इसका मतलब एक लेता तो अल्फा खत्म होता, n लिया तो n अल्फा खत्म होगा, एक लेता तो अल्फा आयोनाइज होता, n लिया तो कितना आयोनाइज हो जाएगा? n अल्फा आयोनाइज हो जाएगा, n अल्फा आयोनाइज हो जाएगा। तो यहां पे आ गया n माइनस n अल्फा, n में से कितना खत्म हुआ? n अल्फा खत्म हुआ, n में से कितना खत्म हुआ? n अल्फा खत्म हुआ, एक से x बन रहा है, एक से x बन रहा है, तो n अल्फा खत्म होगा तो कितना बनेगा? x n अल्फा। एक से y बन रहा है, एक से y बन रहा है स्टोइचियोमेट्री, तो n अल्फा खत्म होगा तो कितना बनेगा? y n अल्फा, y n अल्फा। तो I को क्या डिफाइन कर सकते हैं? I बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला याद करो, I बराबर क्या है? टोटल मोल आफ्टर डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल बिफोर। तो अगर हम देखें टोटल मोल कितने हैं, तो n माइनस n अल्फा इसके बचे, x n अल्फा इसका बचा, y n अल्फा इसका बना। तो ये है टोटल मोल आफ्टर डिवाइडेड बाय इनिशियल कितना है? इनिशियल n था। जरा ऊपर से n को कॉमन ले लो, 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा डिवाइडेड बाय n, n से n कटा, I बराबर आ गया 1 प्लस अल्फा को भी कॉमन निकाल दो, अल्फा कॉमन लेंगे तो प्लस वाले पहले लिख लेते हैं, x प्लस वाई माइनस 1, x प्लस वाई को मान लेते हैं n। अच्छा n हमने पहले माना, चलो कैपिटल N मान लेते हैं। n का मतलब टोटल नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ आयंस। तो जाए यहां पे देखो I बराबर आ जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। और अगर तुम्हारे पास है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जिसके लिए अल्फा कितना होता है? 1, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा कितना होता है? 1। तो अगर अल्फा की जगह 1 रख दोगे तो I बराबर आ जाएगा n, I बराबर आ जाएगा n, और n का मतलब हुआ, n का मतलब हुआ टोटल नंबर ऑफ आयंस। क्योंकि तुम्हें देखो इस बात को तो देखने से कोई मतलब ही नहीं है कि वो कैटायन है या एनायन है, चार्ज तो मैटर करता ही नहीं है, चार्ज तो मैटर करता ही नहीं। मैटर क्या करता है? मैटर करता है कितने आयंस बने। अभी अगर एग्जांपल पे फिर से जाते हैं तो सीधे सीधे देखो, MgCl2 कितने आयंस देता है? एक कैटायन 2 एनायन, MgCl2 1 प्लस 2 3 देता है, तो वेंट ऑफ फैक्टर कितना आया? वेंट ऑफ फैक्टर कितना आया? 3। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो धीरे कर सकते हैं। क्यों बेटा? टाइम क्यों चेंज करना है? टाइम क्यों चेंज करना है? बढ़िया टाइम तो है। NaCl देखो कितना देता है? NaCl 2 आयन देता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो NaCl के लिए कितना आ गया? 2। N3PO4 कितना आयन देता है? 3 प्लस 1 4 देता है, तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर कितना आ गया? 4। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो बच्चों हम सीधे सीधे बता सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो हम सीधे सीधे बता सकते हैं कि वो जितने आयंस में टूटेगा वही उसका वेंट ऑफ फैक्टर होगा। अब तुम पूछोगे सर हम स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे याद रखें? तो जैसे इक्विलिब्रियम में याद रखा था। नहीं तो जिस भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए कभी भी इक्विलिब्रियम की बात हो, अल्फा की बात हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात हो, क्वेश्चन में तुम्हें पढ़ के लगे कि इन सब की चीजों की बात हो रही है तो अल्फा मानोगे, अगर इन चीजों की बात नहीं है तो उनको स्ट्रॉन्ग मान लो। वैसे तो ये होता है कि सारे के सारे स्ट्रॉन्ग सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग और वीक नहीं याद है, कोई और तरीका नहीं है देख के बताने का, याद ही करना होता है। अगर नहीं भी याद है, क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्वेश्चन में अल्फा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम के किसी और पैरामीटर की बात नहीं हो रही है
तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। डेफिनेटली कैसा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे काम नहीं चलेगा बच्चे, आपको ये फॉर्मूले भी याद रखने पड़ेंगे, आपको ये फॉर्मूले भी याद रखने पड़ेंगे। तो ये हो गया बच्चों हमारा सेट नंबर 2 जो हमें याद रखना है। सेट नंबर 2 किसके लिए काम आएगा? डिसोसिएशन के लिए। किसके लिए काम आएगा? डिसोसिएशन के लिए। अब बस हम इसको छोड़ देते हैं अभी। क्यों छोड़ेंगे? समझोगे। एसोसिएशन का मतलब जुड़ना। मान लो कोई सल्यूट ए था, उसके n पार्टिकल्स जुड़ के बना लेते हैं AN, और इसका डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा है। इस n को बोलते हैं एटॉमिसिटी। अगर A हमारा एटम है, अगर A एटम है तो n को बोलते हैं एटॉमिसिटी। ठीक है, हम तो बच्चे अंतिम समय तक साथ में ही रहेंगे, नीट क्लियर करवा के ही दम लेंगे। और n को बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। अगर बच्चों तुम्हारा जो A है, A एक मॉलिक्यूल है तो, यानी अगर कोई मॉलिक्यूल के मान लो 2 पार्टिकल जुड़ रहे हैं तो उसको डाइमर बोल देंगे, डाइमराइजेशन। मॉलिक्यूल के 3 पार्टिकल जुड़ रहे हैं तो ट्राइमराइजेशन। तो अगर मॉलिक्यूल जुड़ रहा है तो पॉलीमराइजेशन वर्ड से याद रखेंगे, और अगर एटम जुड़ा है तो एटॉमिसिटी। जैसे मान लो 4 फास्फोरस जुड़ के P4 बनाए, 4 फास्फोरस ने जुड़ के P4 बनाया, तो ये 4 क्या कहलाएगा? एटॉमिसिटी। 4 क्या कहलाएगा? एटॉमिसिटी। और अगर मान लो 2 CH3COOH एसिटिक एसिड बेंजीन में जुड़ के, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं बेंजीन सॉल्वेंट में डाइमराइज हो जाते हैं, इन्होंने 2 जोड़ लिए, तब इस 2 को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। DOP लिख दे रहा हूं, डॉप। डोप है, डोप। ठीक है, ये डोप है। अब देखो आई कैसे निकालेंगे? आई वैसे ही निकालेंगे। मान लेते हैं शुरुआत में इसके C मॉलिक्यूल्स थे 0। अल्फा का मतलब 1 में से अल्फा खत्म होता, तो C में से कितना खत्म होगा? C अल्फा। 1 से अल्फा खत्म होगा, 2 से 2 अल्फा खत्म होगा, तो C से कितना खत्म होगा? C अल्फा। तो C में से C अल्फा खत्म हुए। N से 1 बन रहा है, N जुड़ के 1 बना रहे, 1 जुड़ के 1/N बनाएगा, N से भाग कर दो, तो C अल्फा अगर आएंगे तो कितने बनेंगे? C अल्फा बाय N। तो यहां बन गया C अल्फा बाय N। आई कितना आ जाएगा? टोटल जितना भी है फाइनल टोटल डिवाइडेड बाय इनिशियल। फिर से C कॉमन लोगे, इस बार मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं क्योंकि अब मुझे लगता है जैसे हमने पिछली बार किया था वैसे ही तुम इस बार भी कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला आ गया सेट नंबर 3, और यही 3 फॉर्मूलों से पूरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्व होती है। यहां भी वही, अगर अल्फा की बात नहीं हो रही है अल्फा को 1 मान लेंगे, अल्फा या इक्विलिब्रियम की बात नहीं हो रही तो अल्फा को 1 मान लेंगे, और अगर अल्फा 1 है तो आई आ जाएगा 1/n। आई आ जाएगा 1/n। एसोसिएशन में आई हमेशा 1 से छोटा रहेगा। एसोसिएशन में आई हमेशा 1 से छोटा रहेगा। ये हो गया सेट नंबर 3। डिसोसिएशन में आई हमेशा 1 से बड़ा रहेगा, वो तुम यहां से भी चेक कर सकते हो। डिसोसिएशन में आई हमेशा 1 से बड़ा रहेगा। अब देखो, क्वेश्चन से पहले एक और बात देखो। अब हमारे जो क्वेश्चन का सीक्वेंस है वो कैसा रहेगा? तुम्हें या तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दी होगी तो उसकी मदद से तुम आई निकाल सकते हो, आई की मदद से अल्फा, या फिर अल्फा की मदद से आगे पूरा इक्विलिब्रियम चैप्टर आ सकता है। फिलहाल उस पर नहीं जाएंगे, वो 11 का पार्ट है, अभी नहीं जाएंगे। अल्फा पता है तो आई निकाल सकते हो, आई पता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी कुछ ऐसा सीक्वेंस रहने वाला है। तुम्हें सब कुछ दे दिया, ठीक है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दे दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दे दिया, सब कुछ पता है। तुमने यहां से क्या निकाला? आई। तो अगर तुम्हें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू गिवन है तो तुम आई की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। आई की वैल्यू फाइंड हुई, फिर या तो डिसोसिएशन का केस लगेगा, या तो डिसोसिएशन का केस लगेगा, या एसोसिएशन का केस लगेगा, और उनकी मदद से अल्फा या एन आ सकता है, अल्फा या एन आ सकता है। तो यानी इस वाले के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आई निकालने के लिए तुम्हारे पास फॉर्मूला नंबर सेट 1 है,
यहां पे या तो तुम सेट नंबर 2 का इस्तेमाल करोगे या सेट नंबर 3 का इस्तेमाल करोगे। तो ये हो गई सिंपल सी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली बात। अब देखो एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, सुक्रोज वाला नहीं करेंगे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट ये सब तुम्हारे होमवर्क होने वाले हैं। छोटा सा क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है इसमें, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट दिया है, माइनस नहीं होगा, कांस्टेंट के लिए माइनस नहीं होती, 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोल। 5 ग्राम ऑफ Na2SO4, 5 ग्राम ऑफ Na2SO4 is dissolved in 45 ग्राम ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट इज चेंज बाय 3.82 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट कितना चेंज हुआ, 3.82 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द वैन टॉप फैक्टर फॉर Na2SO4। अब यूजुअली समझो Na2SO4 की अगर मैं बात करूं, हमें नहीं पता है स्ट्रॉन्ग है या वीक है, कोई बात नहीं, ये टूट के 3 आयन देगा। ब्रेक करना तो आता है ना सबको, आयोनाइज करना, किसी को आयोनाइज करना ना आता हो तो मुझे बताओ। ये टूट के बच्चों 3 नंबर ऑफ आयन देगा। टोटल कितने आयन देगा, 3 आयन देगा। ठीक है, टोटल कितने आयन देगा, 3 आयन देगा। तो इसका वैन टॉप फैक्टर का अल्फा 1 होता तो सीधे सीधे 3 हो जाता। पहले तो देखो 3 ऑप्शन में नहीं है, प्लस हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी गिवन है, हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी गिवन है, कितना डिप्रेशन हुआ, हमें डेल्टा टीएफ गिवन है, और हमें सल्यूट के बारे में भी सब कुछ गिवन है, और हमें सल्यूट के बारे में भी सब कुछ गिवन है। Na2SO4 का कितना ग्राम लिया वो भी गिवन है, कितने पानी में लिया वो भी गिवन है, सब गिवन है। इसका मोलर मास भी पता है हमें, 96 प्लस 23 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 46, 142। तो हमें इसका मोलर मास भी पता है। यानी हमारे पास आई निकालने के 2 तरीके हैं, तो इसको स्ट्रॉन्ग मान के या फिर डिटेल गिवन है। तो डिटेल जब भी गिवन हो हमेशा वीक मान लो, क्योंकि अब हम डिटेल से निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, वही फॉर्मूला चलेगा, बस आई घुस जाएगा उस फॉर्मूले में। अब देखो डेल्टा टीएफ कितना है, 3.82। आई हमें पता नहीं। केएफ कितना है, केएफ है 1.86, केएफ है 1.86। ठीक है, मोलैलिटी कितनी है, मोल हो जाएंगे 5 डिवाइडेड बाय 142 मोलर मास, 142 मोलर मास। मास ऑफ सॉल्वेंट 45 इंटू 1000, ये आ जाएगा लगभग 9। 1.86 लगभग, देखो ये 2 आएगा, लगभग में आ जाता है हम कैलकुलेशन में, लगभग 2 आएगा। तो वैन टॉप फैक्टर आ जाएगा लगभग 142 इंटू 9 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1000, नॉट 10,000, जीरो ज्यादा नहीं लगाने। तो ये आ जाएगा 284 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 1000। अगर मैं 9 को भी लगभग 10 मान लूं, 9 को भी लगभग 10 मान लूं, तो 2.84 आ रहा है। 2.84 के आसपास का आंसर कौन सा है, 3 से छोटा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो ये एक पहला तरीका है क्वेश्चन के लिए। ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं जहां पे इतनी कैलकुलेशन करनी हो। ये क्वेश्चन बोर्ड लेवल के हैं, 12th वाले बच्चों को बोर्ड भी देना है, तो ये क्वेश्चन बोर्ड लेवल के क्वेश्चन मान सकते हो कि बोर्ड में तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन दिए होते। अब तुमने एक बार आई निकाल लिया, तो तुम आई इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1, 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, तो आई आ जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा। आई की वैल्यू रख के, आई की वैल्यू कितनी आई है, 2.84, नहीं 2.63। बोर्ड लेवल में तो तुम्हें एग्जैक्ट सॉल्व करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन से काम नहीं करेगा। तो आई की वैल्यू 2.63 आ गई, यहां से तुम अल्फा भी निकाल सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन कहां मिलते हैं, बोर्ड एग्जाम में। फॉर्मूला बहुत ज्यादा जरूरी है, फॉर्मूला यहां पे याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम्हें आई का फॉर्मूला नहीं याद होगा तुम कैलकुलेशन कर नहीं पाओगे, कैलकुलेशन में दिक्कतें आएंगी। तो फॉर्मूला याद होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या है, दोनों याद होने चाहिए, 2-4 बार खुद से लिखोगे तो याद हो जाएगा। हाँ थोड़ा सा टफ रहता है, उतना टफ नहीं है, ना बोर्ड ना नीट,
पढ़ोगे एक बार ढंग से मुझसे तो जरूर आसान लगेगा। तो I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। n क्या है? n हमारा टोटल नंबर ऑफ आयन है, ना कैटायन एनायन अलग अलग नहीं देखना, टोटल कितना आयन है। अब मैं तुम्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस और करवा दूं। डिसोसिएशन है मान लो NaCl, ठीक है, MgCl2, CaSO4, Na2SO4। कुछ कॉम्प्लेक्स और ले लेते हैं। कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं ये तुम चैप्टर नंबर 9 में सीखोगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनऑर्गेनिक में सीखोगे। K4FeCN6, फेरीफेरोसाइनाइड, फेरीफेरोसाइनाइड, स्क्वायर ब्रैकेट जहां भी लग जाए वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्क्वायर ब्रैकेट जहां भी लग जाए वो कहलाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। जिप्सम सुना होगा ना, सीमेंट में मिलाते हैं जिसमें वाटर प्रेजेंट है। ऐसे कंपाउंड जो अब लिख रहा हूं उनको कहा जाता है डबल सॉल्ट, जिनमें दो सॉल्ट आपस में चिपके हुए हैं। इसमें तुमने कॉमन एग्जांपल सुना होगा फिटकरी, सुना है नहीं सुना है? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, फिटकरी, एलम, पोटैश एलम। ठीक है, ऐसे सॉल्ट को बोलते हैं मिक्स्ड सॉल्ट। ऐसे सॉल्ट को बोलते हैं मिक्स्ड सॉल्ट, CaOCl2। और ये तुम्हारा एक स्पेशल एग्जांपल है जिसको हम याद रखेंगे, Hg2I2 या Hg2Cl2 ले लेते हैं, इसको बोलते हैं कैलोमल, इसको बोलते हैं कैलोमल। तो देखो इन सब में कैसे कैसे निकालते हैं। सबके सब अभी स्ट्रॉन्ग मान के चल रहा हूं, मैं मान के चलो सबका अल्फा कितना है? 1। अल्फा 1 है तो I बराबर कितना होगा? नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस। कब? जब अभी हमारे इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है या नहीं है क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा। स्ट्रॉन्ग है या नहीं है क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के धीरे धीरे आइडिया लगेगा। देखो अब मैं तुम्हें आयोनाइज करवा देता हूं। पहले NaCl किस में टूटेगा? Na प्लस Cl माइनस में। MgCl2 किस में टूटेगा? Mg2 प्लस 2Cl माइनस में। अगर किसी बच्चे को आयोनाइज करना ना आता हो, बेसिक लेवल पे 90% में ऐसा कर सकते हो कि जो ये X है ये दो जगह जाएगा। X बनेगा नंबर ऑफ A आयन और X बनेगा B की वैलेंसी। फिलहाल हमें वैलेंसी की जरूरत नहीं, आगे चल के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेगी। ऐसे Y दो जगह जाएगा, Y बनेगा B के नंबर ऑफ आयंस और A की वैलेंसी। तो जैसे तुम 9th में वैलेंसी क्रॉस करते थे वैसे ही रिवर्स कर देना है, अब नंबर्स को, एटॉमिसिटी को क्रॉस कर देना है। तो ये टूट के हमें X A आयन देगा, X नंबर ऑफ A आयन देगा जिनकी वैलेंसी कितनी है? Y, और B नंबर, Y नंबर ऑफ B आयन देगा जिनकी वैलेंसी कितनी है? X। और इनऑर्गेनिक में बाय डिफॉल्ट जो पहले लिखा है वो कैटायन होता है, जो बाद में लिखा है वो एनायन होता है। जो पहले लिखा है वो कैटायन है और जो बाद में लिखा है वो एनायन है। तो अगर किसी को ब्रेक करना ना आता हो तो ऐसे कर सकते हो। जैसे MgCl2 को देखो, मैंने ऐसे ही ब्रेक करवाया है। MgCl2 को देखो तो Mg के नीचे का 1 Cl की वैलेंसी बन गई, Cl के नीचे का 2 Mg की वैलेंसी बन गई। Mg के कितने आयन मिले? 1 आयन मिले। और Cl के कितने मिले? 2 मिले। ठीक है, ऐसे ही देखो CaSO4 जब बराबर हो तो वैलेंसी भी बराबर होगी, आयन भी एक एक मिलेंगे। Na2SO4 को ब्रेक करोगे तो 2 Na प्लस आयन, एक सल्फेट आयन, एक सल्फेट आयन। कोऑर्डिनेशन में क्या ध्यान रखना है कि जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है बच्चा, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है वो नहीं टूटता है। तो देखो K के नीचे कितना लिखा है? 4, तो 4 पोटेशियम आयन। इस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट के नीचे कितना लिखा है? 1, तो इसके आयन 1। इसके नीचे लिखा हुआ 1, पोटेशियम की वैलेंसी बन गई, और पोटेशियम के नीचे लिखा हुआ 4, इसकी वैलेंसी बन गई। तो ऐसे करके तुम आसानी से आयंस में ब्रेक कर सकते हो। अब कुछ बच्चे क्या है, जैसा मैंने देखा है कि वो आयंस में ब्रेक नहीं कर पाते। तुम में से भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आयंस में ब्रेक नहीं कर पाते। उन्होंने इस बात को देखा, उन्हें लगा ये तरीका तो आसान है यार, और इस तरीके का उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया, और आज से 6 महीने बाद भी वो फिर से आयन में ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो आयंस में ब्रेक करने के लिए अगर सीखना, अगर कमांड चाहते हो कि हमेशा आयन में ब्रेक कर पाओ, बहुत सारी जगह जरूरत पड़ती है।
और अगर तुम इस चीज में कमांड चाहते हो तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट जब भी दिखे उनको आयंस में ब्रेक करो, प्रॉपर तरीके से लिख लिख के ब्रेक करो, अपने आप तुम्हारे पास ये चीज स्ट्रांग हो जाएगी। वरना मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो नीट के पहले या सेकेंड ड्रॉप ईयर में होते हैं और फिर भी आयंस में ब्रेक नहीं कर पाते। उन्हें ये तरीका बहुत आसान लगता है, बहुत अच्छा लगता है, फिर भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो इस तरीके की प्रैक्टिस नहीं करते। वो सोचते अब तो आ गया हमें, अब तो हम मास्टर बन गए। नोट्स कैसे बताने हैं? नोट्स में सिर्फ और सिर्फ वो बातें लिखनी है, ये 3 इसकी वैलेंसी आएगी, सिर्फ और सिर्फ वो बातें लिखनी है जो बॉक्स के अंदर में लिखता हूं, ठीक है, या फिर कोई ऐसी बात जो तुम्हें लगे ये चीज याद रखने वाली है और मुझे याद नहीं रहेगी। जबरदस्ती में नोट्स में बहुत सारी बातें लिखोगे तो नोट्स पढ़े नहीं जाएंगे। सारी डिटेल वाले नोट्स के पीडीएफ है तुम्हारे पास, तो शॉर्ट नोट बनाओ, सिर्फ फॉर्मूले, उस फॉर्मूले से जुड़ा हुआ एक लाइन का कोई कॉन्सेप्ट अगर है तो, वरना उस फॉर्मूले को लिखो, वो फॉर्मूला कहां पे यूज होता है ये लिखो और आगे बढ़ो। नोट्स हमेशा 2 या 2.5 पेज में हर एक चैप्टर के खत्म कर लो। बाकी डिटेल नोट के लिए तुम्हारे पास पीडीएफ है और डिटेल नोट्स के लिए तुम्हारे पास एनसीईआरटी है। ज्यादा मोटी किताब बता लोगे तो एनसीईआरटी की तरह उसको भी उठा के नहीं देखोगे। देखो जो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है ये हमेशा सॉल्वेंट का पार्ट होता है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्वेंट की वजह से नहीं आती, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है सल्यूट की वजह से। तो कभी भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो उसको इग्नोर कर दो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो उसको इग्नोर कर दो। इसमें देखो ये तो इग्नोर हो जाएगा। डबल सॉल्ट का मतलब इसमें ये भी आयोनाइज होगा, ये भी, तो क्या क्या देगा, K प्लस Cl माइनस, फिर दूसरा वाला क्या देगा, Mg2 प्लस 2Cl माइनस। इसमें भी ये इग्नोर हो जाएगा, पानी जितना भी है सब पानी को बहा दो। 2K प्लस SO4 माइनस 2, 2Al प्लस 3, 3SO4 माइनस 2। तो सिंपल सॉल्ट का आयोनाइजेशन कैसे करना है वो सीख लिया हमने, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट का आयोनाइजेशन कैसे करना है वो सीख लिया, हाइड्रेटेड सॉल्ट आएगा तो कैसे करना है वो सीख लिया, यानी सब तो खत्म हो रहा है यहां पे। इसको कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ऐसे सॉल्ट को बोलते हैं मिक्स्ड सॉल्ट। ब्लीचिंग पाउडर का नाम तो आई थिंक सबने सुना होगा। मिक्स्ड सॉल्ट का मतलब इसको लिखा ऐसे है लेकिन ये है ऐसा नहीं, छुपा रुस्तम है। इसमें 2 अलग अलग टाइप के एनायन है, तो किसी सॉल्ट में अगर 2 अलग अलग टाइप के एनायन या 2 अलग अलग टाइप के कैटायन है उनको बोलते हैं मिक्स्ड सॉल्ट। तो देखो ये कैसे टूटा, एक कैल्शियम आयन देगा और एक से ज्यादा तरह के एनायन देगा, या फिर एक एनायन देगा, एक से ज्यादा तरह के एनायन कैटायन देगा। अब इनके लिए अभी के लिए आयोनाइजेशन ब्लीचिंग पाउडर का याद रखो। Hg2Cl2 की भी खास बात है, Hg प्लस कभी नहीं मिलता है सोल्यूशन के अंदर, वो कैटिनेट कर जाता है, तो ये टूटता है Hg2 प्लस। मर्क्यूरस आयन Hg प्लस कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं रह सकता, सोल्यूशन के अंदर Hg प्लस फ्री फॉर्म में नहीं रह सकता है। तो अभी के लिए इन दोनों एग्जाम्पल को एज इट इज याद रखो। धीरे धीरे जब तुम इनऑर्गेनिक पढ़ोगे, इनऑर्गेनिक में स्ट्रांग होगे, तो अपने आप ये एग्जाम्पल याद हो जाएंगे, अपने आप ये एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। तो देखो इसका वेंट ऑफ फैक्टर कितना आएगा, 2 आयन दे रहा है, 2 आ जाएगा। इसका वेंट ऑफ फैक्टर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। इसका वेंट ऑफ फैक्टर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अब बस अगर तुमने आयोनाइज ढंग से कर लिया तो वेंट ऑफ फैक्टर बहुत आसानी से निकाल लोगे। इसका वेंट ऑफ फैक्टर कितना आएगा, 3। इसका वेंट ऑफ फैक्टर कितना आएगा, 4 और 1 5। इसका वेंट ऑफ फैक्टर कितना आएगा, 4 और 3 7। स्ट्रॉन्ग मानर इसलिए, वरना 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। इसका कितना आएगा, 2। इसका कितना आएगा, 1 2 3 5। सारे आयन जोड़ दो, सारे कैटायन सारे एनायन, कोई मतलब नहीं, चार्ज से, साइज से, रंग से, किसी से कोई मतलब नहीं। कितना आयन देगा, 2 3 2 5 3 8। कितना आयन देगा, 3। कितना आयन देगा कैलोमल, 3। तो एक बार तुमने आयोनाइज कर लिया तो अपने आप तुम वेंट ऑफ फैक्टर डायरेक्टली निकाल सकते हो, वेंट ऑफ फैक्टर डायरेक्टली निकाल सकते हो। जैसे देखो
बेरियम हाइड्रोक्साइड के डाइल्यूट सोल्यूशन का वेंट ऑफ फैक्टर कितना होगा? इंटीजर वैल्यू यानी अल्फा की कोई बात नहीं, अल्फा की कोई भी बात हो रही क्वेश्चन में, इक्विलिब्रियम की कोई भी बात हो रही नहीं, इसका मतलब तुम मान लोगे कि बेरियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। बेरियम हाइड्रोक्साइड कैसा है बच्चों? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला सोचो, बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला सोचो, BaOH होल ट्वाइस। अब इसको आयोनाइज करो, आयोनाइज करके क्या देगा? एक बेरियम आयन दे देगा। देखो मैं बार बार आयोनाइज करके क्यों लिख रहा हूं? ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए, वरना मैं देख के तो यहां से ही बता सकता हूं तुम्हें कि एक ये, दो ये, तीन आयन। लिख क्यों रहा हूं? ताकि बार बार आयोनाइज करने की प्रैक्टिस हो। तो वेंट ऑफ फैक्टर कितना हो गया? वेंट ऑफ फैक्टर 3। ऑप्शन डी आंसर, ऑप्शन डी हमारा आंसर। तो ये हो गए तुम्हारे पास इस टाइप के क्वेश्चन जहां पे तुम्हें सीधे वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है। आओ आगे आओ, और क्या बात समझनी है? क्या अब मैं ये कह सकता हूं कि बच्चों जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं वो डिपेंड करती है मोल ऑफ सॉल्यूट पे या कॉन्सेंट्रेशन पे। मोल को ले सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन को। अब हमारे पास जितने भी फॉर्मूले थे, मोल के साथ साथ एक और फैक्टर आ गया आई पे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंपैरिजन वाले जो क्वेश्चन आएंगे, 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहले टाइप के क्वेश्चन सिखाए जहां पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से अल्फा तक का सफर होगा या अल्फा से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तक का। दूसरे टाइप के क्वेश्चन सिखाए जहां पे तुमसे सीधे आई निकलवाएंगे, जहां पे तुमसे सीधे आई निकलवा लेंगे, मेनली डिसोसिएशन का। तीसरे टाइप के क्वेश्चन है जहां पे कंपैरिजन होगा। तो इस बात को समझो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर बढ़ेगी यानी मैक्सिमम पूछा जाएगा या मिनिमम। कंपैरिजन में यही पूछते हैं किसका मैक्सिमम किसका मिनिमम। उसके लिए आई और मोल दोनों रिस्पॉन्सिबल है। अगर मोल सेम है तो सीधे आई पे कंपेयर कर लो, अगर आई सेम है तो सीधे मोल पे कंपेयर कर लो। दोनों अलग अलग है तो आई इंटू मोल पे कंपेयर करो। जिसके लिए आई और मोल ज्यादा है उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है। अगर मास सेम दिया है, मोल और मास अलग अलग बातें, अगर मास सेम दिया है तो मोल की जगह मास बाय मोलर मास लिख लो और फिर आई अपॉन मोलर मास पे कंपेयर करो। तो कंपेयर करने से पहले इस बात का ध्यान देना कि सेम क्या दिया है। मोल सेम है, कंसंट्रेशन सेम है तो सीधे आई पे हो जाएगा। मोल की जगह मास सेम बोल दिया तो मोल को मास बाय मोलर मास पे लिखना। अच्छी बात, नीट में मास वाले नहीं आते हैं, सीधे मोल वाले आते हैं। नीट में मास वाले नहीं आते, सीधे मोल वाले आते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो देखो क्या क्या होगा। RLVP बढ़ेगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन ज्यादा मिलेगा, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन भी ज्यादा मिलेगा और ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा मिलेगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा मिलेगा। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछता है इनमें से किसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है तो उसको ढूंढो जिसमें ये सबसे ज्यादा हो। लेकिन पंगा क्या है, अगर वेपर प्रेशर की लोवरिंग बढ़ी, वेपर प्रेशर की लोवरिंग मतलब वेपर प्रेशर का घटना, तो जितना ज्यादा घटेगा वेपर प्रेशर उतना कम हो जाएगा। जितना ज्यादा घटेगा वेपर प्रेशर उतना कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर उतना कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यूनिवर्सल सॉल्वेंट करके नाम का एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन अगर बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा हो जाएगा। अगर फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम होना, फ्रीजिंग पॉइंट नीचे गिरना, तो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन अगर बढ़ा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। इन बातों पे ध्यान रखो। ये और ये और ये उल्टा चल रहे हैं, ये और ये सब क्या चल रहे हैं? उल्टा चल रहे हैं। यानी जिनका वेपर प्रेशर का पूछा मैक्सिमम है तो वेपर प्रेशर मैक्सिमम के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मिनिमम होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा पढ़ लेना कि क्वेश्चन तुमसे वेपर प्रेशर को कंपेयर करा रहा है या क्वेश्चन तुमसे रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कंपेयर करा रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वेपर प्रेशर में ध्यान देना है। देखो ऐसा क्वेश्चन दिखाता हूं एक, क्या कह रहा है यहां पे क्वेश्चन, 0.1 मोलर एक्वस सोल्यूशन है सबके, कंसंट्रेशन सबका सेम, कंसंट्रेशन सबका सेम, विच वन विल एग्जिबिट द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तुमसे डेल्टा टीएफ मैक्सिमम पूछा गया है। डेल्टा टीएफ मैक्सिमम होने के लिए
जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो आई और कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर सकती है। मोल लिखो, कॉन्सेंट्रेशन लिखो, सेम बात है डिपेंडेंस में। कॉन्सेंट्रेशन सबका सेम है तो सीधे आई पे देख लेंगे, सीधे आई पे देख लेंगे। इसका आई कितना है 2, इसका आई कितना है 1, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1, इसका कितना है 5, 3 2 5, और इसका कितना है 3। तो सबसे ज्यादा आई किसका है? तो इसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन मैक्सिमम होगा, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन मैक्सिमम होगा। अगर तो तुमसे क्वेश्चन पूछता कि किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, सबसे कम आई इसका है तो डेल्टा टीएफ सबसे कम होगा, और जिसमें डिप्रेशन कम होगा, घटा कम, उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो देख लो क्वेश्चन अगर फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा पूछता तो आंसर ऑप्शन बी होता, बॉम्बे होता। अगर क्वेश्चन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ज्यादा पूछा तो आंसर कलकत्ता बन गया। कितनी जल्दी हम बॉम्बे से कलकत्ता शिफ्ट हो गए, सिर्फ एक छोटे से वर्ड को बदलने, छोटे से वर्ड को बदलने से। चलो फटाफट मुझे इसका आंसर बताना है। आसान सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन। वैन टॉप फैक्टर देखो नीट में आया हुआ है, डिसोसिएशन के लिए और एसोसिएशन के लिए। डिसोसिएशन के लिए 1 से ज्यादा, एसोसिएशन के लिए 1 से कम। इतना आसान सवाल है। डिसोसिएशन के लिए 1 से ज्यादा, एसोसिएशन के लिए 1 से कम, एसोसिएशन के लिए 1 से कम। An aqueous solution is 1 molar in Ki, which change will cause the vapor pressure of the solution to increase. ध्यान दो, वेपर प्रेशर की बात हो रही है तो वेपर प्रेशर डिपेंड करता है I मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन पे। कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? I मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन पे। अब अगर हम वेपर प्रेशर को बढ़ाना चाहते हैं, अगर वेपर प्रेशर को बढ़ाना चाहते हैं तो RLVP को क्या करना चाहेंगे? कम। RLVP को कम करना चाहते हैं। अब समझना, आई तो सॉल्वेंट का है, सोल्यूट का है, आई तो चेंज होगा नहीं, आई तो सोल्यूट के नीचे पे। तो अगर वेपर प्रेशर को कम करना चाहते हैं तो एक तरीका है कि कॉन्सेंट्रेशन घटा सकते हैं, और कॉन्सेंट्रेशन घटाने का तरीका है डाइल्यूशन। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन घटा ले गया तो RLVP घट जाएगा, RLVP घट गया तो VP बढ़ेगा। वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट रिवर्स काम करते हैं अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। तो अगर मुझे कंसेंट्रेशन को घटाना है, सल्यूट मिलाऊंगा तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, कोई और सल्यूट मिलाऊंगा तो भी कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ेगा ना, पार्टिकल्स तो बढ़ेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एडिटिव है क्योंकि पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही है, उनको अलग से कोई लेना देना नहीं। तो अगर मैं कोई भी सल्यूट मिलाऊंगा, कोई भी सल्यूट मिलाऊंगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, यहां भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। बट अगर मैं वाटर मिलाना यानी डाइल्यूशन किया, कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेंगी, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। हाँ आईएल फैन क्लब क्या करें, बचपन का जो हमने निखार, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स ट्राई किए ना, उनका ही असर है ये। बचपन में बहुत ब्यूटी प्रोडक्ट्स ट्राई किए। ठीक है, चलो अब ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे होने वाले होमवर्क। पहले तुम्हारा होमवर्क बता दूं क्या क्या है। एक बार जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं, हर पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन है, जो भी तुमने नहीं लगाया, जो भी तुम्हारा डाउट है, वो सब तुम्हें सॉल्व करने हैं। एनसीईआरटी पूरी लगानी है, स्पेशली बैक एक्सरसाइज पूरी लगानी है। कुछ क्वेश्चन मैं बता रहा हूं अभी भी नहीं होंगे क्योंकि वो ऑर्गेनिक से रिलेटेड है। जैसे क्वेश्चन है बैक एक्सरसाइज के 3rd पेज पे, बीच में नीचे कहीं पे, मुझे एग्जैक्टली उसका नंबर तो नहीं, लेकिन हाँ पोजीशन याद है। उसमें अलग अलग एसिटिक एसिड के डेरिवेटिव दिए, क्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। वो तुमसे अभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी तुमने ऑर्गेनिक पढ़ा नहीं। तो कुछ क्वेश्चन है जो ऑर्गेनिक बेस्ड क्वेश्चन है, वो नहीं होंगे। बेसिक जो भी न्यूमेरिकल दिखे, कंपैरिजन वाले छोड़ देना, थ्योरी वाले छोड़ सकते हो, जो भी न्यूमेरिकल दिखे वो जरूर लगाना है। अगर समय मिला तो मैं तुम्हारे पास एनसीईआरटी का डिस्कशन भी लेके आऊंगा, एनसीईआरटी का डिस्कशन भी लेके आऊंगा। ठीक है, इसके बाद यहीं पे तुम्हारे सिलेबस में से एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।
एक चैप्टर बच्चों हमारा कंप्लीट हो चुका है। कौन सा? लिक्विड सॉल्यूशन। कौन सा कंप्लीट हो गया? लिक्विड सॉल्यूशन। अगला चैप्टर कौन सा है? अगली क्लास से हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कुछ समय बाद मैं एक लिक्विड सॉल्यूशन की डाउट क्लास भी रखूंगा, तो अगली क्लास से हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, अगली क्लास से क्या शुरू करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बाकी जो भी है वो तुम्हारा होमवर्क है। स्माइल करते रहना बच्चों, स्माइल करने से टेंशन कम होती है। स्माइल करते रहो और बहुत सारी पढ़ाई करो, बहुत सारे क्वेश्चन लगाओ। इस चैप्टर में अगर तुमने किसी भी स्टैंडर्ड बुक से 30 से 40 क्वेश्चन लगा लिए हैं तो ये चैप्टर तुम्हारा तैयार हो जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज्यादा क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन पे जाओ। एक ही जैसे 10 क्वेश्चन लगाने से अच्छा है एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ के, कॉन्सेप्ट को समझ के बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, तो मिलेंगे बच्चों अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।